and now we are going to start a new chapter which name is dissolution of a firm. According to the exam point of view, it's a most important chapter. It contains a 6 or 7 marks in the exam. Examiner gives us a single question of 6 marks in the exam. So it's the most important and easiest chapter, dissolution of a firm. Let's start our new chapter. First of all, we have to understand the meaning of a dissolution of firm. After that, what treatment will be follows in the dissolution of a firm. Let's start dissolution of a firm. Dissolution of a firm का मीनिंग बेटा क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो भी हमने चैप्टर किए हैं, रिमाइंड कीजिए अपना थोड़ा दिमाग में। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप के रूल सीखे, फंडामेंटल अकाउंटिंग सीखी, आफ्टर दैट हमने चेंजिंग रेशियो सीखी, आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड नेक्स्ट वन इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब अभी तक जो हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल रेगुलेशन सीखे हैं, उसी के बाद आती है हमारी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब पार्टनर रिटायर हो रहा था, उसके बाद कोई भी रीजन हो सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने का। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्ति करना, खत्म कर देना। अब कहता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म किस रीजन से हो सकता है? कोई भी रीजन हो सकता है कि सभी पार्टनर पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो अपनी फर्म को खत्म करना चाहते हैं। फर्म कंटिन्यू लॉसेस अर्न कर रही थी, जिस रीजन से फर्म को खत्म करना पड़ रहा है। फर्म कोई इलीगल काम कर रही थी, जिस रीजन से कोर्ट ने या फिर गवर्नमेंट ने हमें डिसॉल्व करने का क्या दे दिया है? ऑर्डर दे दिया है। तो कोई भी रीजन हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का बेटा। तो ये मीनिंग था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब फर्म की समाप्ति हो जाना, फर्म को बंद कर देना, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कहलाता है। तो क्या-क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे? देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है अभी के जो चैप्टर्स किए हमने, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, लास्ट वन इज बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारी एसेट्स के अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी लायबिलिटीज में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट उन चेंजेस को हमें क्या करता है? शो करता है। मतलब आपकी एसेट्स बढ़ रही है या घट रही है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है या घट रही है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमें ये शो करता है। आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होती है वो शो कर देता है। एंड नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें शो करती है कि फर्म के पास अभी कितनी एसेट्स पड़ी है और कितनी लायबिलिटीज पड़ी, ये सभी कुछ शो करके चलती है। बट वहां पर जो आपका बिजनेस था वो कंटिन्यू चल रहा था, वहां पर आपकी फर्म कंटिन्यू चल रही थी। एडमिशन हुआ पार्टनर का, आपकी एसेट्स आपके पास है, आपके पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट्स अपने आप में डिवाइड कर रहे हैं। रिटायरमेंट में पार्टनर अगर छोड़ के भी जा रहा है, लेकिन बाकी के जो कंटिन्यू या रिमेनिंग पार्टनर हैं वो तो फर्म में है, वो तो प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज तो उनके पास है, मतलब बैलेंस शीट की सभी चीजें उनके पास है। बट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म ही खत्म हो रही है, कोई पार्टनर वहां पर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रह रहा वहां पर। तो यहाँ पर अकाउंट्स चेंजेस आ गए हमारे। बैलेंस शीट हमें शो कर रही थी कि आपके पास एट प्रेजेंट कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है। बट अगर आपकी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो आप बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करोगे? जब आप किसी को छोड़कर जा रहे हो, जब आप बिल्कुल अपनी फ्रेंडशिप पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या मेजर करोगे कि आपने किस बंदे से कितना कैश लेना है, किसको कितना कैश देना है। और कैपिटल अकाउंट आपको शो करेगा कि आप फर्म से कितना पैसा लेकर जा रहे हो। और जो आपकी एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के अंदर, व्हिच नेम इज रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक जो दो चैप्टर थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर वी हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट नाउ वी विल प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, क्यों? क्योंकि अभी वो एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास पड़ी है।
अभी हम इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रिपेयर करेंगे। रियलाइजेशन का मतलब है कि जो आपकी एसेट्स हैं और जो आपकी लायबिलिटीज हैं उनको आप क्या कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो। अगर आपकी फर्म खत्म हो रही है, बेटा एक एग्जांपल लो, आप जिस भी शहर में रह रहे हो, मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, जब आप दिल्ली छोड़कर आप जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो दिल्ली छोड़कर, तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका सामान है आपको लगेगा कि जो साथ ले जाने वाला है वो साथ ले जाओगे, नहीं तो जो वेस्टफुल है, जो एक्टिविटी आपको यानी कि जो भी सामान आपको यूज का नहीं है, आप क्या सोचोगे यहीं पर बेचकर चले जाए। और जिन पर्सन से आपने उधार ले रखा था उनको पेमेंट करोगे, और जिन पर्सन को आपने उधार दे रखा था उनसे पैसे लोगे। मतलब आप किसी चीज को छोड़कर जा रहे हो, आप कहीं किसी स्थान को छोड़कर जा रहे हो, तो आपकी जो जो एक्टिविटी रहेंगी वो इस तरह की रहेंगी। आपने किसी के पैसे देने हैं पैसे दोगे, किसी से पैसे लेने हैं पैसे लोगे। क्लियर है? कोई एसेट्स बेचनी है आप वहीं पर बेचकर जाओगे, अपना सामान वहां पर नहीं लोगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के अंदर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इस नेम रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब आपकी एसेट जो रियलाइज हो रही है, खत्म हो रही है, आपकी जो लायबिलिटीज है वो आपको पे करनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी फर्म क्या हो रही है, डिसोल्व हो रही है। तो इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के अंदर एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है व्हिच नेम इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 या 2.5 मार्क्स का हमारा रियलाइजेशन अकाउंट रहता है। बेटा कई बार सिंगल रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग क्लियर हुआ कि जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, एक सिंगल 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के अंदर हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट्स नेम रियलाइजेशन अकाउंट। एंड एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर कौन सा प्रिपेयर किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आप वहां पर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हो। बट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के अंदर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पे कर दी जा रही है, इसीलिए वहां पर प्रिपेयर किया जाता है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के अंदर आपकी एसेट्स तो बेची जा रही हैं और जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो क्या प्रिपेयर की जा रही है, पे की जा रही है। क्लियर है? तो ये स्टेप है बेटा, कुछ फॉलो करने पड़ेंगे हमें जब हम डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म करते हैं। ये स्टेप अगर आपने समझ लिए तो ये समझ लेना कि आपका पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। मतलब इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है हमारा पूरा चैप्टर। तो अपने नोट्स में नोट करते रहना साथ साथ, जहां पर भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, और इनको अलग से मेंशन करना। जब भी क्वेश्चन करोगे आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, इसीलिए बार-बार बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको, कहीं पर हमने अपनी तरफ से प्रिपेयर किए हैं, तो इसीलिए आप अपने नोट्स में नोट करना जरूर। देखो क्या लिखता है, कौन-कौन से स्टेप हैं, 11 स्टेप्स टू बी अंडरस्टूड इन इट। हमें 11 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं अपनी फर्म को। वो कौन-कौन से 11 स्टेप्स हैं? नंबर फर्स्ट लिखता है क्या, ट्रांसफर ऑल रियलाइजेबल एसेट्स ऑफ द फर्म टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सबसे पहला आपका काम रहेगा जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उनको डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में नोट करना। रियलाइजेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, सिंपल फॉर्मेट रहेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी को नोट करो। एसेट्स इसके आगे एक ब्रैकेट में लिख लो which we can convert it into cash, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन एसेट्स को डेबिट साइड में क्या कर दो, नोट कर दो। लाइक एज कैश और बैंक, इट्स ऑलरेडी अ कैश, वी कांट कन्वर्ट इट इनटू अनदर कैश। जो कैश और बैंक का बैलेंस है वो ऑलरेडी कैश में, हम उसको और किस कैश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिन चीजों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिन चीजों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सबसे पहली जो हेडिंग लिखी आपने कि जितनी भी एसेट्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड नोट कर दो, और जिन चीजों को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उनको आप यहाँ पर नोट नहीं करोगे। क्लियर है? जैसे कैश या बैंक का बैलेंस।
इसी के ब्रैकेट में एक चीज और लिखो बेटा कि कोई फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है उसको भी नोट नहीं किया जाता। प्लस वन में पढ़ा है आपने फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कांट कन्वर्ट इट इनटू कैश एंड नो फर्दर बेनिफिट अराइव, जिसका ना तो कोई फर्दर बेनिफिट हमें मिलता है और ना ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते, नोन एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। गॉट इट? अब कहता है कि एग्जांपल, जैसे हमें एसेट साइड कभी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन होता है, तो ये चीजें कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको रियलाइजेशन में डेबिट साइड नोट नहीं किया जाएगा। अलग पेन से अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्रैकेट वाली आइटम्स को ब्लैक से नोट करो ताकि आपको एग्जाम में बहुत इजी रहे, ठीक है। आफ्टर दैट लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटी टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। स्पेशल नोट किया क्या? आउटसाइडर लायबिलिटी कि जितनी भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज गिवन है उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी, बेटा लायबिलिटी की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहां पर दो पॉइंट्स पढ़े थे, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी बोले तो एग्जांपल कि ओनर ने बिजनेस में क्या लगाई, कैपिटल लगाई, तो वो क्या है इंटरनल लायबिलिटी। बट फर्म बाहर से लोन ले रही है, बैंक से लोन ले रही है, इट्स अ एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी में कहते हैं कि जो आउटसाइड लायबिलिटी होंगी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नोट करो। इट मींस जो पार्टनर्स की कैपिटल है शो नहीं की जाएगी, जो पार्टनर्स ने अपनी फर्म को लोन दे रखा है पर्सनली वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। लाइक एज देयर आर 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर हैं और क्वेश्चन में गिवन है मिस्टर एक्स लोन, मतलब लायबिलिटी साइड गिवन है कि फर्म ने एक्स से लोन ले रखा है, तो लोन लायबिलिटी है बट इट्स अ इंटरनल लायबिलिटी we shown in the realization account outside liability, that means Mr. X loan never shown in the realization account because it's a internal liability कि जो हम realization account में शो करते हैं वो outside liability को शो करते हैं, बट जो Mr. X का लोन है वो क्या है इंटरनल लायबिलिटी है, फर्म के अंदर से है, इसीलिए हम उसको शो कर नहीं चलेंगे। क्लियर है? ये इसको राउंड कीजिए प्लीज। कहता है कि अगर आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है तो भी हम उसको बुक्स में शो नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है? और जो हम आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे लाइक एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और बेटा रिजर्व फंड का बैलेंस कुछ इस तरह की आइटम्स गिवन होती थी, उसको हम अभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट एक चीज और ब्रैकेट में नोट करो। अब क्या नोट करोगे? जिस तरह से किसी भी एसेट्स के ऊपर हमें फंड दे रखा है, कोई भी एसेट्स के ऊपर प्रोविजन प्रिपेयर कर रखा है, देन इट विल बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट। किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर प्रोविजन बना रखा है इट विल शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सर इसका क्या मीनिंग है? बेटा देखो, जिस तरह से जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स के ऊपर क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल टैक्स, मतलब डेटर्स एसेट है और उस एसेट के ऊपर क्या प्रिपेयर किया जा रहा है? प्रोविजन। क्यों? ताकि अगर कभी फ्यूचर में हमारे डेटर्स डूब जाएं तो उस प्रोविजन को हम क्या कर सके? कवर कर सके वहां से। एक तरह से आपके लॉसेस को कवर करने की क्या है? लॉस को कवर कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रहा हो तब आप क्या प्रिपेयर करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रहा है तो प्रिपेयर करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो कहता है कि तब उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। जब आपकी एसेट्स जो गिवन है आपको, उस एसेट्स के ऊपर प्रोविजन प्रिपेयर कर रखा है, देन इट विल शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर उन एसेट्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर रखा है तो उसको कहां पर शो किया जाएगा? क्रेडिट साइड शो किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। बट अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स। कि जब आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं गिवन,
इन्वेस्टमेंट गिवन है बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं गिवन, तो इन्वेस्टमेंट शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कहता है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, then it will be shown in the capital account and distributed amongst the partner. And when the both items are given in the balance sheet, जब दोनों की दोनों items given है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी गिवन है, then it will be shown in the realization account both the items. Investment will be shown in the debit side because all types of assets shown on the debit side. And investment fluctuation fund is shown in the credit side because all the provisions are our liability and liability is shown in the credit side of the realization account. That's why when जब हमारे पास किसी भी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन गिवन है तो उस प्रोविजन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे जब उस एसेट का नाम भी हमें बैलेंस शीट में गिवन है। क्लियर है? वीडियो को स्लो करके दोबारा सुनना, नहीं आता समझ तो दोबारा पूछना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अभी नहीं समझ आया तो कभी समझ नहीं आएगा, इसीलिए बार बार सुनना तभी क्लियर होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत इजी है अगर समझोगे तो। नेक्स्ट देखो, रियलाइज ऑल द एसेट्स टू द क्रेडिट साइड। अब एसेट्स क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। पहले एसेट्स की जो भी आइटम्स थी, जितनी भी एसेट्स थी, सभी को डेबिट साइड शो किया। अब जो भी एसेट्स हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड। लाइक डेटर्स ने हमें पेमेंट दे दी, डेटर्स ने हमारे 30,000 के डेटर्स ने हमें पेमेंट दे दी, तो एसेट्स क्या हो रही हैं? रिलीज हो रही हैं, देन शोन इन द क्रेडिट साइड। अगर एसेट रिलीज होंगी तो उसको क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। सेटल ऑल द लायबिलिटीज ऑफ डेबिट साइड। जो भी लायबिलिटी होगी, जैसे हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो कहां पर शो करेंगे? डेबिट साइड। अगर पैसा आ रहा है मतलब हमें इनकम टाइप में हो रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट करते जाएंगे। और अगर एक्सपेंसेस मतलब लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो कहां पर शो करते जाएंगे? डेबिट साइड। फिर कहते हैं रिकॉर्ड द लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर एट एन एग्रीड वैल्यू। अब कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर था, लाइक एज XYZ पार्टनर है, जेड कह रहा है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट मैं कर दूंगा, जेड कह रहा है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट मैं कर दूंगा, लेकिन जेड बाद में पैसा वसूल करेगा फर्म से। जैसे एक एग्जांपल लिया, हमने किसी को पेमेंट करनी थी, वो रह रहा था बंदा पानीपत, मैंने किसी पर्सन को पैसे देने थे, मेरे जो पार्टनर्स हैं सबने मिलकर फर्म ने पैसे देने थे, वो बंदा रह रहा था पानीपत और बाय चांस मैं पानीपत गया हुआ था, तो मेरे पार्टनर्स कहते हैं आप उसकी पेमेंट कराना, फिर आके हम फर्म में से क्या कर लेंगे? पैसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो यही कहता है कि अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है लायबिलिटी की तो वो बाद में क्या कर लेगा? वसूल कर लेगा। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई पार्टनर एसेट्स खरीदता है तो अगर कोई पार्टनर एसेट खरीदेगा तो उसकी कैपिटल से हम क्या कर लेंगे? वसूली कर लेंगे। सेटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है कि हम हमारी जो एसेट होती है उसको बेचने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए एक अलग से पर्सन असाइन कर लेते हैं, तो इसीलिए कहते हैं सेटल ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सभी के सभी एक्सपेंस को सेटल कर दिया जाता है। ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, मतलब रियलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, अब एसेट्स ऐसे तो है नहीं जितने की हैं उतने की बिक जाएंगी, उससे कम अमाउंट में जाएगी, लायबिलिटीज पे करनी पड़ रही है। कहता है जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको पार्टनर्स अपनी रेशियो में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। सेटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेटल पार्टनर्स लोन। अब किसी पार्टनर ने लोन ले रखा था, उसकी पेमेंट भी करनी बनती है, पेमेंट भी करेंगे। सेटल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द मेकिंग द पेमेंट थ्रू द कैश और बैंक अकाउंट। फिर कहता है कि लास्ट में क्या प्रिपेयर कर देंगे? कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, जिससे फर्म के खाते क्या हो जाएंगे? खत्म। क्लियर है बेटा? ये 11 स्टेप्स हैं, फटाफट नोट कर लो, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे।
देखो कौन कौन से हमने 11 स्टेप्स नोट किए, फटाफट याद कीजिए, ऐसे ही बोलते चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा कि जितनी भी एसेट्स दे रखी होंगी वो डेबिट साइड शो कर दो, बट कैश का बैलेंस और फिक्सटिशियस एसेट्स को शो नहीं किया जाएगा। फिर कहता है जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उसको क्रेडिट साइड शो कर दो, बट वो लायबिलिटीज कौन सी होनी चाहिए, आउटसाइड लायबिलिटी होनी चाहिए, वो इनर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसको शो नहीं किया जाएगा। फिर कहता है कि अगर जो भी एसेट्स रिलीज हो रही हैं उनको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दो, लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट साइड ट्रांसफर कर दो। कोई पार्टनर एसेट्स खरीदता है तो उस पार्टनर के कैपिटल से ट्रांसफर कर लो। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करके आता है तो उसकी कैपिटल से खत्म कर दो, उसको मतलब पेमेंट कर दो। फिर कहता है कि अगर कोई भी हमें प्रॉफिट लॉस रिजर्व का बैलेंस गिवन है उसको कैपिटल अकाउंट में शो कर दो। रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा था उसको कैलकुलेट कर लो। फिर कहता है जो पार्टनर का लोन था उसको कवर कर दो। फिर लास्ट में प्रिपेयर कर दो कैश और बैंक का बैलेंस। ये प्रोसेस रहेगा, एक बार दोबारा सुन लेना, ये वाला प्रोसेस स्टार्टिंग से दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब और भी अच्छा समझ आएगा, बट क्वेश्चन करने से पहले ये जरूर आना चाहिए। तभी नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकते थे बेटा, क्वेश्चन करने से पहले ये जरूर आना चाहिए, इसीलिए आपको ये लिखवाया गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखता है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जैसे भी यहाँ पर पढ़ा कि जो भी एसेट्स है उसको रियलाइज कर दो। जो एसेट रियलाइज हो सकती हैं वो इस तरह से हो सकती हैं। देखो क्या लिखता है, कहता है कि थ्रू द कैश और बैंक। जो एसेट रियलाइज हो रही थी, डेटर्स हमें पेमेंट करेंगे, कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। फर्नीचर हमने बेचा, कैश या बैंक मिल गया। कहता है कि अगर जो एसेट्स हैं वो कैश या बैंक के थ्रू आपके रिलीज हो रही हैं, मतलब आपको पेमेंट कैश के थ्रू मिल रही है या बैंक के थ्रू मिल रही है, देन यू विल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब आप ये एंट्री शो करोगे कब, जब आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स हैं वो कैश में रिलीज हो रही हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर के द्वारा ले ली जाती है। बेटा आपको पहले भी बताया था, कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर कर रहे थे, किसी भी रीजन से अगर पार्टनर का पैसा बढ़ता है, किसी भी रीजन से अगर पार्टनर का पैसा इंक्रीज होता है तो तब आप उसको क्रेडिट साइड शो करोगे। अगर किसी भी रीजन से पार्टनर का पैसा डिक्रीज होता है तब आप उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड शो करोगे। अब पार्टनर ने एसेट ली, एसेट के बदले वो पैसा देगा या लेगा, पैसा देगा, हमें फर्म को पैसा देगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अगर किसी पार्टनर ने एसेट ली, वो हमें हमारी फर्म को पैसा देगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज होगी, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कब शो करनी है ये एंट्री, जब कोई एसेट पार्टनर लेता है तब हम ये शो करके चलेंगे। सेटल अगेंस्ट द एनी लायबिलिटी इन फुल सेटलमेंट। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि पानीपत गया हुआ था, वहां से क्रेडिटर्स की पेमेंट कराया 10,000 की, और इधर आके मैंने एसेट्स परचेज कर ली 10,000 की फर्म से। एक तो फर्म की लायबिलिटी पे करके आ रहा हूँ, एक फर्म की 10,000 की एसेट्स परचेज कर रहा हूँ। फर्म को मैंने 10,000 देने थे और फर्म ने मेरे से 10,000 ले लिया एसेट्स के नाम पे, खाता खत्म। कहता है नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। 3 टॉपिक पढ़े रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के अंदर, जब हमारी एसेट्स रियलाइज होंगी तब हम ये शो करके चलेंगे। कहते हैं अगर कैश या बैंक में आपकी एसेट्स बिक रही हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आफ्टर देन टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर एसेट्स या लायबिलिटी से उसको खत्म कर दिया जा रहा है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये एसेट्स के केस में था, लायबिलिटी के केस में अपोजिट कर दो। अगर जो लायबिलिटी है वो कैश या बैंक के थ्रू पे की जा रही है, आपका पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करोगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा जाएगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब ये एंट्री करोगे। अगर कोई पार्टनर पे करता है, जैसे मैं क्रेडिटर की पेमेंट करके आया पानीपत जाके 10,000, तो फर्म मुझे क्या करेगी, पे करेगी, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा,
बढ़ जाएगा, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में गारंटी से क्वेश्चन आएगा, गारंटी से, ठीक है। आगे कहते हैं सेटल द अगेंस्ट द एनी एसेट, सेम एसेट्स खरीद ली उसके बदले लायबिलिटी पे की थी, तो कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है। दोबारा से सुनो, अगर कोई एसेट्स कैश में परचेज करता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर लायबिलिटी पे करता है तो अपोजिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई पार्टनर एसेट्स परचेज करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करके आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी के बदले एसेट्स को सेटल करता है तो कोई एंट्री नहीं। अगर कोई पार्टनर एसेट्स के बदले लायबिलिटी को सेटल करता है तो कोई एंट्री। जब क्वेश्चन करेंगे दोबारा से आएंगे ये पॉइंट्स, तो वीडियो सुनते रहना, ये वाला टॉपिक सुनते रहो बार बार। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, बट अच्छे से समझो क्योंकि आगे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। नोट कर लो ये। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे वीडियो। अभी थ्योरी तो अभी और भी रहेगी, क्लियर है, इतने ये नोट कर लो। तो देखो बेटा लास्ट टॉपिक है आज का, फिर आगे वीडियो प्रिपेयर करेंगे। कहते हैं क्या ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे क्या होता है, आपको बताया गया कि जो एक्सपेंस होते हैं हमारे वो किस लिए किए जा रहे हैं, कि हमारी जो एसेट्स हैं उसको बेचने के लिए या फिर लायबिलिटी को पे करने के लिए हमने एक बंदा अपॉइंट कर लिया, एक पर्सन अपॉइंट कर लिया, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन के क्या हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं। तो कहते हैं क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में कि उससे हम रियलाइजेशन को शो, एक्सपेंसेस को शो कर सकें। फर्स्ट लाइन लिखते हैं क्या, ओन एंड पेड बाय फर्म, खर्चे किए किसके द्वारा गए, फर्म के द्वारा, पे किसके द्वारा किए जा रहे हैं, फर्म के द्वारा। फर्म के ही खर्चे हैं, फर्म खुद पे कर रही है, तो फर्म का पैसा बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा। कैसे बेटा, फर्म का अगर पैसा फर्म पे कर रही है तो फर्म का पैसा क्या होगा, कम होगा। तो एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मतलब फर्म के खर्चे थे और फर्म ही पे कर रही है, तो उसकी एंट्री रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। बोन बाय फर्म एंड पेड बाय अ पार्टनर, फर्म के खर्चे थे लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। खर्चे किसके, फर्म के, पे किसके द्वारा किए जा रहे हैं, पार्टनर के द्वारा पे किए जा रहे हैं। तो कहता है कि अगर खर्चे फर्म के हैं, पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर उन खर्चों की डिमांड करेगा फर्म से वापस। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जो फर्म है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पैसा इंक्रीज होता है पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। खर्चे किसके थे, फर्म के, और पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तो पार्टनर दोबारा से डिमांड करेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बोन बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर, खर्चे किए तो किसी के द्वारा गए लेकिन पे कोई और पार्टनर कर रहा है। खर्चे थे किसी और के, जैसे ए था, ए ने बी को कह दिया कि आप मेरे नाम के एक्सपेंसेस पे कर दो। ए के खर्चे थे लेकिन पे कौन कर रहा है, बी पे कर रहा है, तो बी को रिटर्न हो जाएगी, वापस मिल जाएंगे, तो पेइंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे और जिसके खर्चे थे उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब
मतलब बियरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के खर्चे थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 पे कौन कर रहा है, बी पे कर रहा है, तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री रहेगी कब, खर्चे थे किसी और पार्टनर के, पे कोई और कर रहा है, तो इस केस में बियरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। फिर कहता है पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ बियरिंग पार्टनर। फर्म पे कर रही है, खर्चे थे किसके, पार्टनर के। मान लो ए के खर्चे थे लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर, तो पार्टनर की कैपिटल के अकाउंट से क्या कर लिए जाएंगे, पैसे काट लिए जाएंगे। जिस तरह से आप लोग एटीएम यूज करते हो, बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी मोबाइल पर आती हैं, तो कहता है कि उसका जो अमाउंट काटी जाती है। क्या बैंक आपको पहले फोन करता है, हेलो जी आपके बैंक में से हम इतनी अमाउंट काट रहे हैं क्योंकि आप हमारे एटीएम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, इसीलिए हम आपके अकाउंट में से अमाउंट काट रहे हैं। क्या पहले बैंक आपको कॉल करेगा, नहीं, बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्ट अमाउंट को डिडक्ट कर लेगा। सेम यहाँ पर कहता है कि खर्चे थे पार्टनर के लेकिन पे कौन कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म पार्टनर की कैपिटल से डायरेक्ट डिडक्ट कर लेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। क्लियर है। आगे लिखता है फर्म्स एग्री टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू अ पार्टनर टुवर्ड्स द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कहते हैं कोई फिक्स अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो चुकी है फर्म कि हम आपको इतनी पेमेंट तो देंगे ही देंगे। जैसे मान लो खर्चे हो रहे थे 15,000, इस बात से फर्म को कोई लेना देना नहीं है। फर्म कहती है कि खर्चे चाहे कम हो चाहे खर्चे ज्यादा हो, हम आपको 10,000 दें। अब खर्चे हो रहे थे 8,000 लेकिन उसको सैलरी मिल रही है 10,000 की, तो 2,000 उसको अभी भी बच रहे हैं। खर्चे हो रहे थे 15,000 लेकिन फर्म पे कर रही है उसको 10,000, तो 5,000 उसकी कैपिटल से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस तरह से फर्म कोई फिक्स्ड अमाउंट देना चाहती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है हमारी, एक या दो क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है स्टार्टिंग के टीके गोयल के, तो अच्छे से पढ़ लो। कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, आपको बार-बार बोला जा रहा है, आपकी भलाई का काम है बेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, और 6 नंबर हमारे फ्री के हैं। अगर एक बार समझ आ गया तो गारंटी लेता हूं कि फ्री के आपके 6 मार्क्स हैं, तो इसीलिए फोकस बनाए रखो स्टडी पर। घर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो और अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, स्कूल का भी पता नहीं कब ओपन होंगे, तो इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो और आपकी अपनी पाठशाला का साथ देते रहो। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय।